The recent issue that has happened in Nagaland has once again brought the entire Northeast into limelight. Sources claim that almost 14 innocent civilians were killed by the Indian armed forces while they were carrying out an anti-insurgency operation in Oting village of Nagaland. People say, or a lot of sources also claim, that this was a clear case of failed intelligence. यहाँ पर जो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, these people were not actually insurgents but were people who were coal miners, local people, and just because of failed intelligence this entire episode happened. Immediately after this there was a convergence of a lot of demands, and ये सब demands अब एक demand बन रही हैं, and people are demanding कि नॉर्थ ईस्ट से अब आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को रिपील करने का टाइम आ चुका है. What exactly has happened now? What is the current situation? We will talk about all of this in this particular video, so make sure that you watch this video till the end. Before we get into deeper details, quickly let us look at the major headlines which have been seen in last few days. तो सीन्स कैसे हैं कि 14 civilians were killed. This was a major news which was there एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के अंदर. जिसके बाद आया कि राइटिंग हैज हैपेंड, उसके बाद रायट सिचुएशन हो गई है. वन जवान हैज बीन किल्ड एंड अ मॉब हैज आल्सो वैंडलाइज्ड द असम राइफल्स कैंप. और इस सारी चीजों का रीजन, एपिसोड का रीजन दिया गया दैट देयर वाज अ मिस्टेक इन द आइडेंटिटी ऑफ दीज पीपल. तो एक फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस को क्लियरली यहां पर लोकसभा के अंदर होम मिनिस्टर ने खुद बोला है कि दिस वाज अ क्लियर केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी. इस पूरे एपिसोड के बाद a lot of people of northeast are now coming together and they are together demanding the repeal, that AFSPA should be repealed from not only Nagaland but from the entire northeast. Looking at all of this, हुआ क्या है उसके बाद सेंटर ने immediately limelight में आकर इस पूरे इशू को थोड़ा सा सपोर्ट दिखाने के लिए यहाँ पर एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स को भी अनाउंस किया, एंड उसको देखते ही स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स की प्रोमिसेस जो हैं इन फैमिलीज के साथ किए. बट व्हाट एग्जैक्टली हैज हैपेंड इन नागालैंड? क्या ये एक वंस ऑफ इशू है या नागालैंड हिस्टोरिकली हैज सीन इश्यूज? इज समथिंग दैट वी ऑल मस्ट अंडरस्टैंड. लेट अस आल्सो लुक एट सम ऑफ द reactions which were seen on Twitter. Let us look at what our Home Minister had to say. Anguished over an unfortunate incident in Nagaland's Otin Mong, I express my deepest condolences. A high-level special investigating team constituted by the state government will thoroughly probe this incident and ensure justice, is delivered. इसके अलावा जो हमारे ऑपोजिशन लीडर्स हैं उन्होंने भी बहुत ज़्यादा ट्वीट्स करे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने की कोशिश करी. सीएम ऑफ द स्टेट नेफ्यू रियो, इन्होंने भी बोला कि जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनेगी दिस विल ट्राई टू इन्वेस्टिगेट दिस डीपली, एज डीपली पॉसिबल, एंड जस्टिस को डिलीवर किया जाएगा एज पर द लॉ ऑफ द लैंड. एंड ही ऑल्सो अपील्ड फॉर पीस फ्रॉम ऑल द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द स्टेट. सो बहुत सारा इस पर्टिकुलर न्यूज़ के बारे में बहुत चर्चा हुई, नॉट जस्ट इन इंडिया बट दिस न्यूज़ वाज सीन इन अमेरिकन न्यूज़पेपर्स आल्सो, एंड इट हैज़ ट्रैवल्ड टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. एंड दे आर सेइंग कि आर्मी ने सिविलियंस को एक मिस्टेक की वजह से मार दिया. सो एक ओवरऑल इमेज ऑफ इंडिया हैज शेकन लिटिल. बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये जो नागालैंड का इशू है, क्या ये एक वंस ऑफ इशू है? व्हाट एग्जैक्टली इज द हिस्ट्री बिहाइंड इट? If I talk about now Nagaland, this is one state जहां पर सबसे पहले देश में इंसर्जेंसी देखी गई, एंड इंसर्जेंसी इस लेवल की थी कि कभी नागालैंड को मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी बोल दिया जाता है. दिस इशू स्टार्टेड वे बैक, एंड इस इशू को क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल ढंग से नहीं कर पा रही थी, इसलिए 1958 में ही वी सॉ that this entire area of Nagaland was declared as a disturbed area, and 1958 के अंदर ही for the very first time AFSPA आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को लागू कर दिया था. राइट. इसके अलावा इफ वी लुक एट पीस प्रोसेसेस, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कभी भी पीस को प्रमोट करने की कोशिश नहीं करी. 1947 वाज द वेरी फर्स्ट ईयर जहां पर इंडिपेंडेंस हमें मिली, एंड 1947 में ही द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट वाज मेड. 9 पॉइंट एग्रीमेंट साइन किया गया था, बट दिस वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल. 1960 में दोबारा से फिर एक 16 पॉइंट एग्रीमेंट किया गया जहां पर बात करी गई कि आपको एक सेपरेट स्टेट देना तो बहुत मुश्किल है, एक सेपरेट कंट्री देना तो इम्पॉसिबल ही है, बट वी विल ट्राई टू गिव यू गाइस अ सेपरेट स्टेट. सो नागालैंड का जो मेजर डिमांड है
there is a tribe which is called Nagas. Now Nagas is a tribe which is an umbrella tribe. इस particular Naga tribe के अंदर भी there are more than 16 or more than 30 different tribes which form the Naga tribe. What exactly is their demand is that they always wanted separation, and इनके simple एक demand थी कि हमें एक separate country दे दो, because we are people who have different lifestyle, we are tribal people, we live a traditional way of life, and we will not be able to understand the life that you people are leading. Let's say for example in Bangalore, so people of Bangalore, we will not be able to live like them. So it is important for our tribe, it is important for our culture and religion कि हमें एक separate country दे दी जाए. But Indian Constitution के अंदर that was something that the country could never do for them, और वो हम नहीं कर पाए. इसके अलावा इसके वजह से 1960 में we promised that we cannot give you a separate country, but what we can do best is we can give you a separate state, and this is why in 1963 Nagaland was formed. Even after that the formation of Nagaland, ये issue खत्म नहीं हुआ, insurgency उसके बाद भी चलती रही, जिसकी वजह से 1975 में शिलोंग पीस अकॉर्ड साइन किया गया. Now during this entire time there was an organization with the name of NNC, who was headed an organization which was headed by AZ Fizo, a person who is very 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 important as far as Nagaland is concerned. तो इस पूरे एपिसोड में NNC के बारे में बात करी जा रही थी, but due to some differences which happened after the Shillong Peace Accord, a separate body was formed with the name of NSCN, and there were three important leaders of NSCN by the name Isaac, Muhiba and Khaplang. 1980 में एक separate body form होती है and insurgency को continue करने की कोशिश करी जाती है. But after 8 years in 1988 NSCN के अंदर भी एक फर्दर डिवीजन देखने को मिलती है. NSCN IM के दो सेपरेट फैक्शंस बन जाते हैं. आइसैक एंड मोहिबा फॉर्म अ सेपरेट फैक्शन एंड खपलांग फॉर्म्स अ सेपरेट फैक्शन. ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने 1975 के बाद पीस प्रमोट करने की कोशिश नहीं करी. इसके बाद भी बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे गए. In 2015, successfully, Narendra Modi government was able to again do a peace accord with NSCN IM, but ये जो NSCN खपलांग faction है, they were not on board and they resorted again to insurgency. इन्होंने बोला कि we will not be taking part in this particular peace process. और 2015 के इस नागा peace accord के बाद NSCN-K is the only body now जो कि बहुत important है, but the body who did not participate in the peace process. इसके अलावा 2015 का ये जो नागा peace process है, इसके अंदर भी बहुत सारे issues आए. Recently बहुत बार ये न्यूज़ में भी आया कि RN रवि जो कि गवर्नर थे नागालैंड के, उनकी वजह से a lot of issues were seen with respect to the peace process. वो बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहा था. But then now he has been removed as the interlocutor of this peace process. Somebody else has been made and now the situation was actually getting better. अब इस situation को better होने का time ज़्यादा मिला ही नहीं, क्योंकि ये जो incident है अब सामने खड़ा हो गया, जिसकी वजह से people are saying कि entire North East का जो peace process है उसमें there is a problem which we can see in the future. इस पर्टिकुलर एपिसोड में क्या हुआ है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एपिसोड इटसेल्फ आल्सो. इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट. सो वेयर डिड इट हैपन? इट हैपेंड इन ओटिंग विलेज. दिस इज द लोकेशन. The location is very close to the Myanmar border and also very close to the Assam border. तो बिल्कुल एक बहुत ही bordered area के ऊपर ये incident देखने को मिला. Actual incident हुआ क्या? So there was a coal mine, there was a Bolero pickup truck which was moving on the road, जिसके अंदर कुछ coal mine laborers थे. And this intelligence was received by the Indian Armed Forces कि एक मूवमेंट एक्सपेक्टेड है ऑफ इंसर्जेंट्स, और इन इंसर्जेंट्स के पास ऐसा भी हो सकता है कि फायर आर्म्स हो, एम्यूनिशन हो. सो बी वेरी केयरफुल. लुकिंग एट दैट देयर वर टू सेपरेट पार्टीज विच वर फॉर्म्ड ऑफ द आर्मी. एक पार्टी को सिर्फ वॉच करने के लिए लगाया गया कि आप देखोगे, एंड वेन एवर यू स्पॉट अ व्हीकल वेयर इंसर्जेंट्स इन विच इंसर्जेंट्स आर ट्रैवलिंग, यू विल इन्फॉर्म अस, ओनली देन वी विल स्टार्ट फायरिंग. सो सोर्सेज क्लेम कि जब भी ऐसे पिकअप ट्रक को देखा गया, the army, जो the watch party थी, they spotted 8 people and they also spotted a rifle that these people were carrying. तो इन्होंने उस व्हीकल को, ये बोलते हैं कि हमने उस व्हीकल को स्पॉट किया and we tried to stop them, कि हमने एक चेकिंग करनी है, because the rifle that they were carrying initially इनको लग रहा था कि एक assault rifle है, so it can cause a lot of damage, but later on it was found out that वो एक assault rifle भी नहीं थी, वो सिर्फ एक simple air gun थी, right, जिसके लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. तो इस पूरे confusion में जब इन्होंने बोला कि हमने उनको spot किया, we tried to stop them also, but these people were not stopping. They gave
a go ahead to the people, to the second party, and उन्होंने फिर फायरिंग शुरू करी. But these people also claim that the very first firing was done only on the tires. We just wanted to stop this vehicle. But जैसे ही हमने फायरिंग शुरू करी, these 8 people, they started moving out and they started running in different directions, and that is when we had to carry on the firing. उस फायरिंग के बाद उस गन शॉट्स की आवाज़ जब पूरे एरिया में गूंजी तो वहाँ पर और भी डिफरेंट स्मॉलर विलेजेस के लोग आकर इकट्ठे हुए, एंड देयर वर अगेन क्लैशेस सीन इन ऑल दैट एरिया. Now the biggest issue with this entire episode is that during this entire episode वहाँ की जो लोकल पुलिस थी उसको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी कि ऐसा कुछ ऑपरेशन आर्मी कैरी आउट कर रही है. कोई भी पुलिस गाइड नहीं था, कोई भी सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं थी. देयर वाज नथिंग इन प्लेस एंड आर्मी सेज सिंस इट वाज एन एम्बुश, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्म करना नहीं चाहते थे. एक लास्ट मिनट टिप आई थी एंड वी डिडंट वांट टू लूज दैट अपॉर्चुनिटी. आर्मी ऑल्सो सेड कि ये जो इंसर्जेंट्स की इंफॉर्मेशन आई थी, अगेन दीज वर पीपल हु बिलोंग टू द NSCN खपलांग फैक्शन, तो हमने उनको पकड़ना था. एंड जब हमने उनको स्पॉट किया, दोज पीपल डिड नॉट स्टॉप. दैट इज वाई दिस एंटायर इंसिडेंट हैपेंड एज इट हैपेंड. नाउ इसके बाद जब लोकल लोग वहां पर पहुंचे, दोबारा से क्लैशेस देखने को मिले, जिसके अंदर अगेन एक आर्मी पर्सोनल also lost his life. This is what initially happened on the 4th of December. But on 5th of December, there was another incident which was seen not in Oting now, but it was seen in Mon district. Now, Oting is a very small village, but it comes under the jurisdiction of Mon district. Mon district में जब ये incident की news पहुंचती है, तो immediately वहाँ पर ये Konyak Union के लोग इकट्ठे होते हैं. And why only Konyak Union people get together? Because all these 14 civilians who have been killed belong to the Konyak tribe, which is a very important tribe of Nagaland. Nagas की एक बहुत important tribe है, and it forms a very important part of the NNPGs of Nagaland also. सो गवर्नमेंट के साथ पीस प्रोसेस में ये कोन्याक ट्राइब के लोग भी हैं. तो अब गवर्नमेंट ये भी बोल रही है, और बहुत सारे आर्टिकल्स में ये भी लिखा हुआ है कि सिंस ये कोन्याक ट्राइब के अगेंस्ट हुआ है इंसिडेंट, हो सकता है कि पूरा पीस प्रोसेस वॉबल हो जाए, पूरा पीस प्रोसेस अब खत्म हो जाए. दिस कैन ऑल्सो बी सिचुएशन विच वी कैन लुक एट गोइंग इन द फ्यूचर. इस पर्टिकुलर कोन्याक यूनियन के लोग मॉन विलेज में इकट्ठे होते हैं, डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे होते हैं, एंड यूनियन ऑफिस के अंदर एजिटेशन शुरू कर देते हैं. एंड दिस एजिटेशन वेरी सून गेट्स इनटू अ वेरी एग्रेसिव मोड. एंड ये पूरे एग्रेसिव मोड के बाद ये एक आसपास वाले असम राइफल्स के पोस्ट को भी डैमेज करना शुरू कर देते हैं. वहां पर दोबारा से हमें फायरिंग देखने को मिलती है. 13 पीपल वर किल्ड ऑन द प्रीवियस डे, एंड इस पूरे एपिसोड में 1 मोर सिविलियन इज किल्ड. इसके अलावा इस पूरे एपिसोड के बाद विच हैपेंड ऑन 5th, इसके बाद नागालैंड पुलिस क्या करती है, इमीडिएटली सुओ मोटो FIR जो है वो लिख देती है अगेंस्ट दी 21 पैरा रेजिमेंट सोल्जर्स, चार्जिंग देम विद मर्डर. और ये बात अब बहुत ज़्यादा पेस पकड़ लेती है. एंटायर नॉर्थ ईस्ट समहाउ नाउ बिलीव्स कि ये जो सिचुएशन है, दिस इज नाउ गोइंग टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल. अब करंट सिचुएशन ये है कि बहुत सारी चीज़ें करी जा रही हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं विच आर नाउ डिमांडिंग डिफरेंट थिंग्स. बट एक सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि एफ्सपा के बारे में बात करी जा रही है. नाउ एफ्सपा 1958 से नागालैंड में है और आज तक भी चला आ रहा है. वी आर सिटिंग इन 2021. सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सालों में क्या हम अपनी पुलिस फोर्सेस को इस लेवल पे नहीं बढ़ा पाए कि हम आर्मी की हेल्प ना लें? क्योंकि अगर देखा जाए टेक्निकली स्पीकिंग, अगर आर्मी को यूज करना है तो आर्मी का यूज एक्सटर्नल एग्रेशन के अंदर किया जाता है, बट नॉट फॉर इंटरनल डिस्टर्बेंस. इंटरनल डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए पुलिस फोर्सेस होती हैं. सो इफ वी आर स्टिल यूजिंग आर्मी आफ्टर सो मेनी ईयर्स, क्या ये एक फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है? क्या ये एक फेलियर ऑफ गवर्नेंस है कि नहीं? सो ऑल ऑफ दीज आर सम क्वेश्चंस विच आर कमिंग टू माइंड. इसके अलावा अब रिसेंटली एक और न्यूज आई है कि जो नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है नेसो, दे हैव डिसाइडेड दैट दे विल कैरी आउट लार्ज स्केल प्रोटेस्ट्स अक्रॉस नॉर्थ ईस्ट ऑन 9th of December, and they will be demanding repeal of AFSPA. और ये जो AFSPA की डिमांड है अब, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिमांडेड कि सिर्फ नागालैंड से हटाया जाए, इसको पूरे नॉर्थ ईस्ट से हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें उन्होंने प्रेस रिलीज में बोला है कि देयर इज गोइंग टू बी अ स्पेसिफिक डेलीगेशन विच इज गोइंग टू बी मेड, जिसमें 4 मेंबर्स होंगे, एंड दे विल विजिट दीज एरियाज ऑफ ओटिंग एंड मॉन, एंड दे विल लुक एट द ग्राउंड सिचुएशन. एक्चुअल में देखेंगे कि आज की सिचुएशन क्या है. इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें वहां पर देखने को मिली हैं. देयर इज अ हॉर्नबिल फेस्टिवल विच हैपन्स एवरी सिंगल ईयर फ्रॉम 1st of December to 10th of December. It's a music festival जिसमें बहुत डिफरेंट ट्राइब्स आकर म्यूजिक
को प्रमोट करते हैं, कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, कल्चरल इवेंट है नॉर्थ ईस्ट के लिए, एंड इसको भी अब इस वजह से कॉल ऑफ कर दिया गया है, राइट। इसके अलावा देयर इज ऑल्सो समथिंग एल्स। इसके अलावा NHRC जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, उन्होंने भी नोटिस जारी किए हैं सेंटर को और नागालैंड स्टेट को, गवर्नमेंट को, ओवर दी सिविलियन किलिंग्स, और बोला जा रहा है कि सिक्योरिटी के प्रोविजंस क्या हैं आप लोगों के, एंड व्हाट आर यू एक्चुअली डूइंग नाउ, राइट। सो ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड रिसेंटली। और कोन्याक ट्राइब क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, इनकी यूनियन के भी 5 टॉप डिमांड्स जो हैं वो सामने आई हैं, एंड दे आर डिमांडिंग 5 थिंग्स, राइट। सबसे पहली डिमांड इनकी क्या है, ये बोलते हैं कि इमीडिएटली एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी को सेटअप किया जाना चाहिए जो कि एक कॉम्पिटेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अंडर काम करेगी। उस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमेटी के अंदर 2 मेंबर कम से कम नागा सिविल सोसाइटी से होने चाहिए। उसके अलावा इनकी थर्ड इंपॉर्टेंट डिमांड है कि जितने भी आर्मी पर्सोनल्स हु वर इन्वॉल्व्ड इन दैट ऑपरेशन, जिन्होंने ये गलती करी है, उनको उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, बिकॉज राइट टू लाइफ एक बहुत फंडामेंटल राइट है। इसको इन्होंने वायलेट किया है तो इनको बुक किया जाना चाहिए, पनिश किया जाना चाहिए अंडर द लॉ ऑफ लैंड। और ये सारे एक्शंस जो गवर्नमेंट लेगी उनको पब्लिक डोमेन में भी गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा विद इन 30 डेज, राइट। उसके अलावा डिमांड आती है कि इस पूरे एरिया से आसाम राइफल्स जो वहां पर बहुत लंबे समय से काम कर रही है उनको वहां से हटाएं इमीडिएट बेसिस के ऊपर। एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड इज टू रिपील द आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट। नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि एफ्स्पा एक ऐसा एक्ट है जिसको बहुत बार बोला जाता है कि इट इज अ वेरी ड्रैकोनियन एक्ट, एंड व्हाई इट इज सेड सो इज बिकॉज आर्म्ड फोर्सेस को बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं इस एक्ट के अंडर। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी को, इफ आई एम एन आर्म्ड आर्मी पर्सोनल, इफ आई फील दैट देयर कैन बी समबडी हु कैन टेक एन एक्शन अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द कंट्री, अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, मैं उनको जाकर इमीडिएटली अरेस्ट भी कर सकता हूं विदाउट अ वारंट। मैं उनके घर पे जाकर सर्च ऑपरेशन भी कर सकता हूं। इफ आई फील हिज एक्शंस आर नॉट इनअप्रोप्रिएट, तो मुझे फायरिंग करने की भी परमिशन किसी से लेनी नहीं पड़ेगी। दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एफ्स्पा, एंड ये बोला जाता है कि दीज आर unnecessary powers which are given to the army. A lot of international newspapers are also claiming कि इंडिया के इस एक्ट के ऊपर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। This exactly is the real situation which is there, but my important point again comes to the same point कि पुलिस को इन्वॉल्व करना चाहिए इंटरनल डिस्टर्बेंस वाले इश्यूज में या फिर आर्मी को। What exactly is your answer? What exactly do you think? Please write your comment in the comment section. Let me go through what you think about this. Whatever updates with respect to this particular episode are there, we will talk about in a separate video. But for now, I hope this video, was good enough for you to understand something, was good enough for you to tell about this particular issue that has happened recently. For more such videos, please subscribe to our channel. I'll catch you in the next video. Till then, take care and bye-bye.